हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी का टॉपिक। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो 12th क्लास के सिलेबस के ऊपर है। मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है आपका पार्टी विद पार्टी सिस्टम कवर किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज की हमारा टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। तो दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। तो जो गवर्नमेंट थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उनको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे जुडिशरी के साथ इस पीरियड में, जैसे हमने इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में पढ़ाई था। Do you remember the discussion about the long drawn conflict between the पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी? तो जो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था पार्लियामेंट और जुडिशरी के ऊपर, जो हमने बैकग्राउंड टू दिस सिचुएशन में अभी स्टडी किया है इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है, और हमने लास्ट ईयर भी ये चीज पढ़ी थी। थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैज इमर्ज्ड। थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे जो इमर्ज हुए थे इस टाइम पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्लियामेंट एंड जो जुडिशरी है उनके बीच में प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट इश्यू वाज, कैन द पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स? एब्रिज का मतलब होता है क्या, जो फंडामेंटल राइट्स उनको वायलेट कर सकती है पार्लियामेंट। द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। तो पार्लियामेंट को क्या हायर पावर है, क्या अपर पावर है देन फंडामेंटल राइट्स? ये चीज पहला इशू था गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सेकेंडली क्या इशू था, ये था कि कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या उस चीज को वो खत्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कोई अमेंडमेंट बना के? अगेन द कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अ मैनर दैट राइट्स आर curtailed, यहाँ पे एक तरीका होता है अमेंडमेंट करने का, बट पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। थर्ड इश्यू क्या था, थर्ड इश्यू वाज दैट द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन abridge फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो उन्होंने कहा कि हम अब्रिज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको एक इफेक्ट देने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रोविजन भी, ठीक है। तो this led to a crisis as far as the relation between the government and the judiciary were concerned. तो अब ऑफ कोर्स अगर एक चीज के लिए आपको मना किया जाएगा तो आप बोलोगे चलो ठीक है, दो चीज के लिए किया जाएगा तो भी बोलोगे आप ठीक है, पर तीन तीन चीजों के लिए किया जाएगा तो ऑफ कोर्स आपके रिलेशंस तो खराब हो ही जाएंगे। दिस लेड टू अ क्राइसिस, और इसकी वजह से बहुत बड़ी दूरी आ गई जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में। यू मे रिमेंबर दैट दिस क्राइसिस कल्मिनेटेड इन द फेमस केशवानंदा भारती केस, और ये जो क्राइसिस थे इनकी वजह से एक जो बहुत फेमस केस है केशवानंदा भारती केस, उसमें ये दिखाई दिया गया। इस केस के अंदर द कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट देयर आर सम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फीचर्स। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्लियामेंट उनको अमेंड नहीं कर सकता, उनको चेंज नहीं कर सकता, जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। Two developments further added to the tension between the judiciary and executive, और दो डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से और ज्यादा टेंशन हो गई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। Immediately after the Supreme Court's decision in 1973, the Keshwananda Bharati case, a vacancy arose for the post of the Chief Justice of India. 1973 में केशवानंदा भारती केस के जजमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैकेंसी आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सीट थी वो वेकेंट हो गई, ठीक है, एंड अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सीट खाली थी और उनकी जरूरत थी। इट हैड बीन अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस, और ये बहुत सालों से प्रैक्टिस चलती आ रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज है ना, उसी को ही हमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। बट 1973 में द गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस एंड अपॉइंटेड जस्टिस A.N. रे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 1973 में क्या हुआ, देखो इतने सालों से तो यही चला आ रहा था कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, बट 1973 में गवर्नमेंट ने
तीन जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको साइड करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। और ये जो अपॉइंटमेंट था ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल था बिकॉज ऑल द थ्री जजेस हु वर सुपरसीडेड हैड गिवन रूलिंग्स अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। और ये पता ही चल रहा था कि ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल डिसीजन है क्योंकि ये जो तीनों जजेस थे ना, इन तीनों ने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूलिंग दी थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही चीजें की थी। तो इसलिए इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया और इसकी वजह से पता ही चल रहा था कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। Thus, constitutional interpretation and political ideologies were getting mixed up rapidly. तो जो constitutional interpretations है और जो पॉलिटिक्स की जो आइडियोलॉजी है वो दोनों एक साथ मिक्स हो रही थी, यानी कि डिफरेंटली काम नहीं कर रहे थे, सेपरेटली। पीपल क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर अ जुडिशरी एंड द ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो इंदिरा गांधी के पास, जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो लोग थे वो बात करने लगे कि यहाँ पे एक अच्छी जुडिशरी की जरूरत है। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर आप लोगों को ब्यूरोक्रेसी का मतलब नहीं पता तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसको लीडर चाहता है, जो लीडर के चाहने वाले हैं उन्हीं को ही वो कोई पावर देता है, इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, या फिर फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ये जो चीज होती है हिरार्की इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। तो हमें ब्यूरोक्रेसी की जगह एक अच्छी जुडिशरी चाहिए। ठीक है, द क्लाइमेक्स ऑफ द कन्फ्रंट्रेशन was of course the ruling of high court declaring इंदिरा गांधी's election invalid। अब क्लाइमैक्स मूवी का यहाँ आता है। ठीक है, लड़ाई हुई देखी जाएगी, कोई बात नहीं, चीफ जस्टिस चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, बट सबसे बड़ा जो अगेंस्ट में जो काम हुआ जुडिशरी के द्वारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दैट वाज कि हाई कोर्ट ने ये रूल कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हुए थे वो इनवैलिड है। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है दैट इज इनवैलिड। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो हाई कोर्ट ने पास कर दिया था और इसकी वजह से इंदिरा गांधी के इलेक्शंस इनवैलिड प्रूव हो गए। अब आता है हमारा मेन कंटेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उन्होंने एक जजमेंट पास किया कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे लोकसभा के अंदर वो इनवैलिड है, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पेटिशन फाइल्ड बाय राज नारायण, अ सोशलिस्ट लीडर एंड अ कैंडिडेट हु हैड कंटेस्टेड अगेंस्ट हर इन 1971। और ये जो पेटिशन है, ये जो फाइल किया था, ये राज नारायण ने किया था जो एक सोशलिस्ट लीडर थे और उन्होंने कंटेक्स्ट भी किया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शंस में। पिटिशन में ये चैलेंज किया गया था कि जो इलेक्शंस हुए थे इंदिरा गांधी के, ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हर इलेक्शन कैंपेन। तो इसमें ये लिखा था कि इसने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, उन्हीं की हेल्प ली है अपने इलेक्शन कैंपेन को करने में, उन्हीं की हेल्प ली है अपने पॉलिटिकल रैलीज करने में। और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मेंट दैट लीगली शी वाज नो मोर एमपी, member of parliament, and therefore could not remain the prime minister। और फिर इन्होंने ये भी पास करा अपने जजमेंट में कि अब वो, क्योंकि उनके तो इनवैलिड हो गए जो इलेक्शंस थे, तो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है अब। ठीक है, शी वॉज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन एमपी विद इन 6 months, पर इसके बाद भी वो एमपी इलेक्ट हो गई थी 6 महीने के बाद। ऑन जून 24 द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने जून 24 को उनको एक पार्शियल स्टे दे दिया हाई कोर्ट ऑर्डर पे। टिल हर अपील वाज डिसाइडेड शी कुड रिमेन एन एमपी बट कुड नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। और जब तक उनका अपील डिसाइड नहीं होगा, जब तक उनका डिसीजन नहीं आएगा, तब तक वो एमपी तो नहीं रह सकती, मतलब एमपी तो है वो, बट वो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये डिसीजन लिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इतना सब कुछ हुआ इस टॉपिक में, कन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्राइसिस एंड रिस्पांस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।